हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर 2024 को करने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी किया गया क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर। उसके आज हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर सहित करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसे क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जारी कर दिया गया था। और आपको पता है कि मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपके फाइनल एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वह राज्य जहां के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता और उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? सबको पता होगा इसका आंसर बच्चों, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था, ये बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहां पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक की पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, ये कब किए थे बच्चों? तो ये 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका से जा रहे थे पानी जहाज की यात्रा पे, उसी समय ये लिखे थे महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक का रचना महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ 1930 में हुआ था बच्चों। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो ये 1931 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1932 में। एकदम लाइन से बच्चों, पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था 1932 में, नवंबर दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस तीनों को अच्छे से, कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो मतलब कि बृहद मतलब बड़ा उत्पादन व्यवस्था, बहुत बड़ा उत्पादन सिस्टम जो है बच्चों, ये किस देश में आरंभ किया गया था? तो ये अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को से जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहा जाता है? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले जो मार्ग है बच्चों, जो रास्ता है, उसको सिल्क मार्ग कहा जाता है। किस मार्ग? सिल्क मार्ग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था, यह बंगाल में किया गया था बच्चों, बंगाल कोलकाता में। ठीक है, ये कब किया गया था आप इसको भी याद रखेंगे, तो 1855 ईस्वी को, याद रखिएगा 1855 ईस्वी को बंगाल में पहली जूट मिल जो है स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्योग अगर देखें बच्चों तो ये लौह इस्पात उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन देशों के द्वारा लाया गया? ठीक है, तो किन लोगों के द्वारा लाया गया था बच्चों भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस? तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक जो था ना, इसे डायमंड सूत्र के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जर्मन, डच और फ्रेंच तीनों भाषाएं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संघात्मक सरकार किस देश में है? तो संघात्मक सरकार, ठीक है, ये भारत देश में, हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया में है ना, तो याद रखिएगा संघात्मक सरकार किस देश में है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी राज्यों का एक संघ है, ठीक है, उनकी एक सरकार है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। ठीक है, तो कैसा देश है बच्चों? ईसाई बहुल, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ईसाई है, या फिर हिंदू बहुल है, या फिर सिख, या फिर इस्लाम। ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो देश है बच्चों, वहाँ पे जो है ना ईसाई बहुल देश है। ठीक है, कैसे देश है? तो ईसाई बहुल है। ठीक है, मतलब ईसाई वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है?
ठीक है, तो ये 5% से भी कम है बच्चों, 5% से भी कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो भारत के संविधान के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत जो है एकदम धर्मनिरपेक्ष देश है। ना यहाँ पे हिंदू का प्रधान है, ना कोई धर्म प्रधान है, या ना कोई मुस्लिम देश है। यहाँ पे कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को बराबर समान से देखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो सबसे बेहतर सरकार लोकतंत्र का है बच्चों। हमारा प्यारा देश, हमारा भारत देश कैसा देश है, ये लोकतंत्र देश, और ये सबसे अच्छा सरकार माना जाता है लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यहाँ पे कोई नहीं ताना सरकार होता है, ना सैनिक तंत्र होता है, ना राजतंत्र होता है, यहाँ पे लोकतंत्र। तो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो सरकार होता है ये लोकतंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार के साथ सरकार को बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अनुसार चुना गया सरकार होता है ना कि किसी थोपा गया सरकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग है। तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है बच्चों। कितने अंग है? 3 अंग है। ठीक है, कौन कौन से? तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारतीय लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, कैसा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, याद रखेगा। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में रखा गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 22 भाषाओं को किस संविधान की अनुसूची में रखा गया, तो 8वीं अनुसूची, याद रखेगा। धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। ठीक है, तो धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है, तो ये है बच्चों आप लोगों का राजनीतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। धार्मिक आधार पर राजनीतिक सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। आगे देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो सूचना का अधिकार जो है ये जो पारित हुआ ये आपका अक्टूबर 2005 में। ठीक है, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार को अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। ठीक है, ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब कि पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा जो देश में होती है वो विकसित देश होता है। ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट जाएगा। अच्छा, आप लोग से एक कमेंट है, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं हम। ठीक है, कि हमारा देश कैसा देश है, विकासशील देश है या अविकसित देश है या विकसित देश है या अर्धविकसित देश है, बताइए जल्दी फटाक से कमेंट करके फटाक से बताइए कि हमारा जो भारत देश है, हमारा प्यारा देश, ठीक है, सोने की चिड़िया, ठीक है, ये कैसा देश है। ठीक है, विकसित, विकासशील या फिर अविकसित। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, है ना, वाहन आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, और ये क्या बोलते हैं वकील वगैरह, ये सब है आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित होता है, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्षेत्र कितने प्रकार के। तो क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं बच्चों 3 प्रकार के। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हो नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऋण के अनियमित स्रोत, ठीक है, तो बैंक संबंधित तो एक क्राइटेरिया होता है, ये गलत हो जाएगा। व्यापारी और साहूकार और बैंक, सहकारी बैंक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अनियमित स्रोत यानी कि व्यापारी और तथा साहूकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर साहूकार तथा बैंक, साहूकार तो ठीक है लेकिन बैंक नहीं होगा, यहाँ पे क्राइटेरिया एक होता है। ठीक है, तब आप एक ऋण ले सकते, लोन ले सकते, लेकिन अनियमित स्रोत जो है ये आपका व्यापारी और साहूकार हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो भारत में पैसा कौन बनाता है बच्चों, पैसा कौन बनाता है। तो पैसा बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, ये चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, जहां से भी आप लोगों को उत्तर करके बताना है, सर्च करके बताना है या सर से पूछ करके बताना है, लेकिन आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग,
निम्न में से किस को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? ठीक है, तो निम्न में से किस में वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो उससे कम लाभ किसको हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को जो है बहुत ही कम लाभ हुआ है बच्चों वैश्वीकरण से, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सेवा क्षेत्र है, उद्योग, इसमें फायदा सबको हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का। क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब कि एक घर को दूसरे घर के साथ जोड़ना हमारा वैश्वीकरण होता है। ठीक है, मतलब घर यहाँ मत समझना, घर का मतलब है कि हमारा घर क्या है? भारत, ये समझना। ठीक है, हम अपने भारत को अगर हम किसी दूसरे मतलब विश्व के कोई भी देश के साथ अगर हम जोड़ते हैं, उसके अर्थव्यवस्था के साथ, अगर उसका इकोनॉमिक के साथ हम जोड़ते हैं, तो वो हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का ही यही होता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ उसके अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और आप इस मॉडल पेपर को देख भी सकते बच्चों, आपके क्वेश्चन बैंक में मॉडल पेपर ये भी आपका दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके लिए। ठीक है, जिस तरीके से आपको हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया, उसी तरीके से आपको हम सब्जेक्टिव भी बहुत ही जल्द बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को शेयर करेंगे, चैनल के बारे में बताएंगे और आगे भी मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।